हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुप्रिया खंडेलवाल, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम आपके केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके नीट, आईआईटी, बोर्ड्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो और जो आपके सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है वो आपस में किस अकॉर्डिंग बाइंड होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका सॉल्वेंट और आपका सॉल्यूट दोनों किस अकॉर्डिंग बाइंड होते हैं, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या होना है। इसमें हम ये बताते हैं कि जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उसके नंबर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे, ना कि उसके नेचर पे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। अच्छा, नेचर का क्या मतलब हो गया? मैम हमें ये भी तो बताओ कि नेचर का मतलब क्या हुआ। नेचर का मतलब होता है उसका शेप, साइज एटसेट्रा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। बात हो गई? ठीक है, बेसिकली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है कि हम इसमें किस किस को स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हुई देखो, वो हम बात करते हैं इसकी रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फायदा है, वो ये होता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो तो आधी उसकी जो डेफिनेशन है वो उसी से पता चल जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, क्या मतलब हुआ इसका? ये देखो, हमको इसकी सेंटेंस इसके डेफिनेशन से ही पता चल रही है। देखो क्या हुआ कि वेपर प्रेशर में रिलेटिव लॉवरिंग हो रही है, मतलब वेपर प्रेशर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। देखो कैसे आ रही है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के तो आपको केमिस्ट्री में कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, देखो ये क्या लिया बच्चों, एक बीकर है। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये क्या हो गया, एक बीकर। सेकंड भी हमने बीकर ले लिया। ठीक है मैम, आपने तो दोनों बीकर ले लिए। हाँ भाई, दोनों बीकर लिए हैं। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो इसमें क्या लिया, इसमें हमने लिया स्टूडेंट्स वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर। क्या ले लिया हमने इसमें? प्योर वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आप सभी को पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हमने ले लिया प्योर वाटर। ठीक है, देखो इसमें भी हमने ले लिया वाटर। ठीक है, इसमें भी हमने क्या ले लिया स्टूडेंट? वाटर। यहाँ पे भी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ऐसा तो है नहीं कि इस बीकर में H2O फॉर्मूला होगा और इसमें दूसरा कुछ होगा। वाटर का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका H2O। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। मैम आपने तो दोनों बीकर सेम ले लिए, दोनों में ही आपने वाटर ले लिया, फिर डिफरेंस क्या हुआ? देखो अब क्या किया हमने, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। बीकर ए में एग्जैक्टली हमको ऐसे के ऐसे ही रखना है बीकर ए को। बी को हमको क्या करना है, बीकर बी में हमें क्या करना है, इसमें हमको ऐड करना है कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड करना है बच्चों? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब हुआ? देखो वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ये होता है जो इजीली वेपराइज हो जाए। ठीक है, जो इजीली वेपराइज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सॉल्यूट। और जो इजीली वेपराइज नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के रूप में ले लिया हमने ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब हम क्या करेंगे, इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को बीकर बी में डाल देंगे। डाल दिया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है,
यहाँ क्या किया था हमने, बीकर ए में सिर्फ वाटर लिया था, बीकर बी में हमने वाटर लिया था और वाटर में क्या ऐड किया है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में हमने क्या लिया है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। आई बात समझ में। देखो अब क्या करना है आपको, इसका मान लो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका प्रेशर मान लो आप 76 mmHg, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक देखो, अब ध्यान देने की बात है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया कि इसके वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जब हम प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो इसका टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में हमने क्या ऐड किया था, ग्लूकोज, तो क्या हो रहा है, इसके वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका वेपर प्रेशर, अच्छा ये प्योर है, प्योर वाले को अपन हमेशा डिनोट करते हैं, जो प्योर होता है आपका उसको हमेशा डिनोट करते हैं नोड से। ठीक है, नोड मतलब पी नोड क्या हो गया कि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अच्छा, उसका वेपर प्रेशर को हम डिनोट किसके करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ओनली सॉल्वेंट था, अब यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स हो गया, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर किसका आएगा, आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, वेपर प्रेशर अब सॉल्यूशन का आएगा, लेकिन अब इसका वेपर प्रेशर किससे कम आएगा, लेस देन 760 mmHg से। क्यों, क्योंकि इसके वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, लेस देन 760 mmHg। ठीक है, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई कि जैसे ही हमने प्योर सॉल्वेंट लिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या था, 760 mmHg। ठीक है, जैसे हमने क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो अब इसके वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा लेस देन 760 mmHg। ठीक है, तो बताओ ये इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि इसके रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर को अच्छे से डिफाइन कर रहा है ना ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सभी को। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी। देखो स्टूडेंट, अब हम ना बात करते हैं आपकी रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए एक लॉ आता है, वो होता है आपका राउल्स लॉ। देखिए राउल्स लॉ आपको क्या बताता है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका पी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोड ए एक्स से। ठीक है, पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए के, ये आपके राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बाकी फर्दर स्टडी हम इसमें राउल्स लॉ में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर का डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू, अच्छा अब आपका वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा है या आपका सॉल्यूशन का ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा, पी नॉट आपका क्या है यहाँ पे, पी नॉट क्या है बच्चों बताओ, पी नॉट है आपका, पी नॉट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, पी नॉट है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस है आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हो जाएगा आपका, वही पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, ये भी ए ही है, ए कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। आप देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, और आपको पता है एक्स ए प्लस
एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और अगर हम एक्स बी की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है बच्चों 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं डेल पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। एक्स बी किसका मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का, तो अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एक्स, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला है ना डेल पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स बी। अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। डेल पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी की जगह बताओ क्या लिखेंगे हम पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो डेल पी की जगह हम ये लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। ए कंपोनेंट लिख दो क्योंकि वो ए कंपोनेंट किसका है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ आपका रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर खत्म हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को हम इंक्रीज करवा रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आपका, देखो एक चीज ध्यान से समझो, एक है आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एक है आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है 760 mmHg जो हमने पहले लिया था, और जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या है आपका 760 mmHg से कम। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी यही होता है कि आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है किसका सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका वेपर प्रेशर है, या वेपर प्रेशर से ना समझ के आप इसको समझो बॉइलिंग पॉइंट से। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको हमको किसके इक्वल करना होता है 1 atm के, किसके इक्वल करना होता है बच्चों 1 atm के, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लो 100 डिग्री सेल्सियस लिया था, किसका किसका लिया था हमने प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस को हमको किसके इक्वल करना है 1 atm के। वहीं अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर मान लो क्या हो रहा है वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से उसके क्या होगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। देखो वो कैसे होता है, ध्यान से समझो। देखो ये है आपका ग्राफ, ठीक है, ये है आपका वेपर प्रेशर और ये है आपका टेम्परेचर, ठीक है। और ये सिंस हमको यहाँ 1 atm के पास लेके आना है, ठीक है, वेपर प्रेशर को कितना करना है 1 atm। तो देखो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, देखो सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा बच्चों, ये मान के चलो कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने कर दिया 1 atm। यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करना है कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है कम, उसका वेपर प्रेशर कम है तो वो यहां से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो इसको 1 atm तक ले जाने के लिए क्या होगा, और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, होगी या नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि देखो ये क्या है, इसका ग्राफ यहां बन गया आके, ठीक है, और इसका यहां बन गया। अब बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। ये है आपका प्योर, ये क्या है बच्चों आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का टेम्परेचर यहां है, सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हम लिख देते हैं टीबी, टीबी लिखेंगे या टीबी नोड लिखेंगे, बताया था ना कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके अपन नोड लगाते हैं तो टीबी नोड, ठीक है।
ये है आपका प्योर सॉल्यूशन का। अच्छा, प्योर तो होगा ही नहीं सॉल्यूशन, तो मैम आपने प्योर क्यों बोला? सॉल्यूशन कभी प्योर होता ही नहीं है, प्योर तो सिर्फ आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने 1 atm तक यहाँ क्रॉस करवा दिया, तो अब जैसे ही हमने इसके प्रेशर को 1 atm तक यहाँ करवाया, तो अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया? TB। ठीक है, तो अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली TB ज्यादा है TB नोड से। ठीक है, TB क्या है? ज्यादा है किससे? TB नोड से। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि जैसे हम प्रेशर को 1 atm तक क्रॉस करवाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, वो आपको दिख ही रहा है कि जैसे ही सॉल्वेंट का तो प्रेशर 1 atm तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही हमको सॉल्यूशन को 1 atm तक क्रॉस करवाना है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आ रही है? इंक्रीज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है इसका? इंक्रीज। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो ये आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। अब थर्ड हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की हम बात करें, इसको हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आएगा आपका? फ्रीजिंग पॉइंट होगा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। जितना कम टेम्परेचर होगा वही उसका उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वही कंसेप्ट आप फिर से एक बार करो कि जैसे ही हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ये आपको पता है, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में हमने देख लिया था। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको ये देखना है कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कैसे डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखो इसमें क्या बताता है बच्चों, इसमें ध्यान से देखो आप, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखो ये क्या है आपका? वेपर प्रेशर, और ये है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से इस ग्राफ को समझो बच्चों। इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये होगा, देखो ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कर्व। ठीक है, किसका कर्व है? ये प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब देखो प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? उसका कम होगा। किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा बच्चों? कम होगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। अब देखो क्या हो रहा है कि हमको ना लो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। लो टेम्परेचर का मतलब हमको डिप्रेशन करना है उसमें। ठीक है, और अगर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे, हमको उसको डिप्रेशन करना है, मतलब हमको डिक्रीज करना है टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखो ये देखो, ये है आपका सॉल्वेंट का कर्व, एक बार देखो ध्यान से, और ये है आपका सॉल्यूशन का कर्व। क्लियर है? यहां टेम्परेचर आपको यहां मिल रहा है, किसका? सॉल्वेंट का, और यहां टेम्परेचर आपको क्या मिल रहा है? इस तरफ। ये किसका है आपका बच्चों? सॉल्यूशन का, और ये किसका है? सॉल्वेंट का। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? TF। TF क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में क्या होता है? TF, और सॉल्वेंट में क्या होता है? TF नॉट। तो ये हो जाएगा TF नॉट। अच्छा, सॉल्यूशन का है, और ये क्या हो जाएगा आपका? TF नॉट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, थोड़ी सी लाइन हो गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये? देखो मैं एक बार फिर से इस ग्राफ को दोबारा कवर करती हूँ। देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको सॉल्वेंट का कर्व आपने बना दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि सॉल्वेंट से कम होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट, जैसे ही आपने सॉल्यूशन का कर्व बनाया तो इसका टेम्परेचर आपको यहां मिला।
ठीक है, जो क्या है आपका TF। और सॉल्वेंट का टेम्परेचर आपको कहाँ मिला, यहाँ, इसका क्या होता है TF नोड। अब मुझे बताओ कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, TF का या TF नोड का, किसका ज्यादा होगा बच्चों, बताओ। देखो एक बार फिर से ध्यान से समझो कि हमने सॉल्वेंट का कर्व बनाया तो वो इस तरह से हमको ग्राफ मिला, जैसे ही हमने सॉल्यूशन का कर्व मिलाया इस तरफ से मिला, सॉल्वेंट से नीचे ही आएगा सॉल्यूशन का, क्यों, क्योंकि उसके वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। ठीक है, देखो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया लो टेम्परेचर की तरफ, तो हम इसमें लो टेम्परेचर की तरफ बात करेंगे। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमको क्या मिल गया, TF नोड, और सॉल्यूशन का क्या मिल गया, TF। अब मुझे बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, TF का ज्यादा होगा या TF नोड का ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप किसका डिप्रेशन, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, ये क्या हो गया, उसका डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, उसका डिफरेंस, तो टोटल डिफरेंस हो जाएगा डेल TF। ठीक है, तो अगर हम डेल TF की बात करें तो देखो TF नोड ज्यादा है किससे, TF से। ठीक है, तो अगर हम डेल TF की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, TF नोड, ठीक है, माइनस TF। क्लियर है चीज, ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जैसे ही आप सॉल्वेंट का कर्व बनाओगे तो वो आपको इस तरफ मिल रहा है, और सॉल्यूशन का कर्व मिलाओगे जो कि आपके सॉल्वेंट से हमेशा नीचे होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको टेम्परेचर लो की तरफ लेके जाओगे, क्योंकि आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो, आप फ्रीजिंग की बात कर रहे हो, फ्रीजिंग की बात कर रहे हो। फ्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्रीज होगा ही नहीं वो। ठीक है, लो टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट का आपको यहां मिल रहा है और सॉल्यूशन को आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, किसके, किससे, सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्लियर है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत इजी है, ये आपके बायो में भी आता है। ठीक है, जब आप बायो पढ़ते हो तो उसमें भी आप उसको देखते होंगे और केमिस्ट्री में भी आप देखते हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि आप इसी चीज को दो दो बार पढ़ोगे। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा कोई भी पार्टिकल्स जो क्या होता है आपके हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाते हैं, आपके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं बच्चों, वो जाते हैं आपके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, किसकी हायर कंसंट्रेशन और किसकी लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो आपके पार्टिकल्स है वो किस तरफ जाएंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, बताओ। और कौन, हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की, और ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर में हम देख रहे हैं कि जो आपका पार्टिकल्स है वो कहाँ जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो इसको कैसे समझेंगे हम, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट में हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर। ठीक है, तो यहाँ है आपके H2O के मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O के पार्टिकल्स, और यहाँ हम ले रहे हैं बच्चों, यहाँ हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में तो आपके सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है, तो यहाँ हम ले रहे हैं ग्लूकोज, वाटर तो है ही और वाटर में ग्लूकोज, मतलब सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब देखो क्या हो रहा है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
इसमें जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे, आपके सॉल्वेंट से कहाँ जाएंगे बच्चों, सॉल्वेंट से जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जो ये बीच में ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो इसको क्रॉस करते हुए जाता है, ये आपका हायर कंसंट्रेशन हो गया सॉल्वेंट के, ठीक है। वाटर जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट से जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको पार करते हुए इसके थ्रू जाते हैं ये, ठीक है। क्लियर है ये चीज, देखो इसको हम बोलते हैं क्या, अभी तो ये चले गए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के चले गए, ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है, अगर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन की तरफ से कुछ प्रेशर लगता है, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ से कुछ प्रेशर लगता है और उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और जो आपका प्रेशर लग रहा है थ्रू सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके 3 टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप, देखो सबसे फर्स्ट, तो इसके 3 टाइप के सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट होता है इसका वो होता है बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, इक्वल, ठीक है। दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, और पाई क्या होता है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन कौन सा होता है बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज्यादा, यानी कि सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होता है बच्चों, सॉल्यूशन का। सेकेंड अगर हम बात करें, थर्ड हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, हाइपो मीन्स लेस, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम, किससे कम हो जाएगा, सॉल्वेंट से, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कहाँ गए हो भैया, भैया हो गया भैया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।